गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बलरामपुर का दौरा करने वाले हैं। दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और करीब 29 लाख किसानों को फायदा होगा। आंदोलन स्थगित करने के बाद दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे किसान 1 साल से ज्यादा समय के बाद आज अपने घरों को लौटेंगे। इससे पहले किसान मोर्चा सभी विरोध स्थलों और टोल प्लाजा पर विजय दिवस मनाएगा। प्रदर्शन स्थल से हटने के बाद किसान 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक, समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ अब बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कल माफी मांगी है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। परिवार के सदस्यों ने इस बारे में जानकारी दी है। कल दिल्ली के बरार स्क्वायर में जनरल रावत और उनकी पत्नी का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस रावत समेत 13 लोगों के निधन के बाद देश में शोक की लहर है। जनरल रावत के निधन के बाद सरकार ने देश के नए सीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जनरल रावत के अधूरे काम को सही निष्कर्ष पर ले जाया जाए। माना जा रहा है कि प्रक्रिया के अगले चरण में नए सीडीएस के लिए संभावित नामों का पैनल तैयार किया जा सकता है। 2022 की शुरुआत में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पार्टी ने अपने 100 सांसदों और मंत्रियों को चुनावी राज्यों में उतारने की तैयारी कर ली है। इस लिस्ट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल हैं। यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के आज 2 बड़े कार्यक्रम होने हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मेरठ का दौरा करने वाले हैं, जहां वो बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अयोध्या में रहेंगे। प्रधान यहां चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे और युवाओं से संवाद भी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की लखनऊ में आज बड़ी बैठक होनी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक में सभी 403 विधानसभा अध्यक्षों और जिला महानगर के सभी अध्यक्षों को बुलाया है। बैठक में चुनाव रणनीति को लेकर मंथन होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा को पार्टी सुप्रीमो की तरफ से फटकार लगी है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं, इस बारे में पार्टी तय करेगी। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि विचारों में मतभेद नहीं होना चाहिए और सभी को मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के गोवा में एक डांस वीडियो को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 26/11 के वक्त राहुल गांधी ने भी देर रात तक पार्टी की थी और प्रियंका वाड्रा भी उस वक्त गोवा में डांस कर रही हैं, जब पूरा देश सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार के कारण शोक में डूबा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने तलोजा जेल में कल सचिन वाजे का अतिरिक्त बयान दर्ज किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बयान के आधार पर ईडी ने वाजे का बयान दोबारा रिकॉर्ड किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बिहार के छपरा में स्वास्थ्य विभाग ने 9 दिसंबर को एक ऐसी महिला को वैक्सीन लगाई जिसकी 3 महीने पहले 16 सितंबर को ही मौत हो चुकी है। मृत महिला को कोविड वैक्सीन की पहली डोज 26 अप्रैल को लगी थी। इसके बाद 9 दिसंबर को रजिस्टर्ड मोबाइल पर दूसरी डोज का मैसेज आने से परिजन हैरान हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या से इलाके में तनाव बना हुआ है। टीएमसी नेता नेपाल साहा पर कल शाम बदमाशों ने इस वक्त हमला किया जब वो अपनी राशन की दुकान बंद करके लौट रहे थे। नेपाल साहा की पत्नी स्थानीय पंचायत सदस्य हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 4 सूडानी यात्रियों को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दुबई से पहुंचे 2 पुरुष और 2 महिला यात्रियों के पास से कस्टम अधिकारियों ने 7.3 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 3.6 करोड़ रुपए आंकी गई है। कर्नाटक में तटीय इलाके में मोरल पुलिसिंग का मामला सामने आया है। यहाँ साथ सफर कर रहे लड़का लड़की को जबरन बस से उतार दिया गया। फिलहाल मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
एक तरफ दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से परेशान है, तो वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 58,194 मरीज सामने आए हैं, जो जनवरी से अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं अब तक आए केसों में 6वीं बार सबसे ज्यादा केस हैं। पुर्तगाल में 18 दिसंबर से 5 से 11 साल के बच्चों का कोविड रोधी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कल इस बारे में घोषणा की। टीकाकरण हर हफ्ते पर होगा और सोमवार से इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका के पेरू में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। क्रिसमस के त्योहार से पहले कोविड संक्रमण को काबू में रखने के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के सियालकोट में मॉब लिंचिंग से श्रीलंकाई नागरिक की हत्या पर श्रीलंका सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है और पीड़ित परिवार के लिए पाकिस्तान सरकार से मुआवजे की मांग की है। खबर है कि इस मामले में श्रीलंकाई सरकार ने पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को कल तलब भी किया। न्यूजीलैंड में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार कानून बना रही है, जिसे अगले साल के आखिर तक लाया जा सकता है। युवाओं की सेहत और बिगड़ी आदतों को इस फैसले की वजह बताया जा रहा है। अगर कानून लागू होता है तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला नो स्मोकिंग देश बन जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अभिभावकों के लिए परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चुनौतियों की वजह से ऑनलाइन गेमिंग बच्चों में काफी लोकप्रिय है। ऐसे गेम उत्तेजना बढ़ाते हैं और ज्यादा खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं। महाराष्ट्र में कल एक बार फिर ओमाइक्रॉन वेरिएंट के नए मामले दर्ज किए गए। इनमें 3 मरीज मुंबई और 4 मरीज पिंपरी चिंचवाड़ में सामने आए। इसे लेकर राज्य में कुल ओमाइक्रॉन संक्रमितों की संख्या 17 हो गई है। वहीं देश में नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 32 पर पहुंच गई है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए मुंबई प्रशासन ने 2 दिन के लिए किसी भी तरह के मोर्चे, रैली या विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस ने AIMIM के प्रोटेस्ट के संबंध में यह आदेश जारी किया है, जिसकी मंजूरी नहीं दी गई है। पुलिस की ओर से जारी आदेश में नांदेड़ के अमरावती में हुई हिंसा का भी जिक्र है। टेलीकॉम विभाग ने देश भर में 9 कनेक्शन से ज्यादा रखने वाले सब्सक्राइबर्स की सिम को दोबारा वेरीफाई करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक वेरिफिकेशन नहीं होने पर कनेक्शन बंद करने का आदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और असम के मामले में ये सीमा 6 कनेक्शन की है। रेल मंत्रालय ने 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है। 4 जनवरी से इसकी शुरुआत गोरखपुर से की जाएगी। 13 दिन की इस यात्रा में मऊ, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ जैसे कई स्टेशनों से जुड़ा जा सकेगा। और चलिए इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें। किसान आंदोलन स्थगित करने के बाद से आज किसान संगठन विजय दिवस मनाएंगे। देश भर में सभी धरना स्थल, टोल प्लाजा पर विजय दिवस मनाया जाएगा और इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम विरोधी स्थल से वापस लौट जाएंगे। वहां से किसान यहां से हटने के बाद 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घरों को लौटेंगे। किसानों ने कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित हुआ है। तो आज धरना स्थलों से वापस लौट रहे हैं किसान। जैसा कि सरकार के प्रस्ताव से वो खुश थे। गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों के टेंट हटने लगे हैं। किसानों ने सड़कों को खाली करना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी संवाददाता प्रेरित कुमार की ये खास रिपोर्ट। तस्वीर यहाँ देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे कि ये जो टेंट जो है यहाँ पे तकरीबन 13 महीने पहले यहाँ लगा था और जो यहाँ पे किसान थे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो इस टेंट के नीचे अपने दिन और रात गुजार रहे थे। अपने संघर्ष का वक्त जो है इसी टेंट के नीचे वो अपना गुजार रहे थे और जब उनकी मांग पूरी हो गई है तो वो टेंट यहाँ से हटा रहे हैं। वापस वो अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये जो सड़क है, आंदोलन से पहले इस सड़क पर गाड़ियाँ जो है पूरी रफ्तार में गुजरा करती थी, लेकिन जैसे ही किसानों ने इस सड़क पर ब्रेक लगाया, अपने आंदोलन को उन्होंने बढ़ाया और अपनी मांग रखी, उस तब से यहाँ पे पूरे तरीके से गाड़ियों की आवाजाही थम चुकी थी और जिस जगह पे गाड़ियाँ गुजरती है उस जगह पर टेंट लगा था और टेंट के नीचे किसान थे। लेकिन अब ये आंदोलन एक तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चाहे वो टेंट हो या फिर जो अन्य जो सामान है, सब लोग जो है उसे किसान वहाँ से हटा रहे हैं और देख सकते हैं उसकी तस्वीर कि किस तरीके से किसान जो है उसे हटा रहे हैं यहाँ से। और ये जगह जो है एक बार फिर से
खाली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से यहाँ पर गाड़ियाँ रफ्तार से गुजरेगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और 5 राज्य में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 100 सांसद और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, जो चुनाव वाले राज्य में जाकर के सौंपे गए काम के साथ ही चुनावी रणनीति पर भी काम करेंगे और मंथन करेंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों से कहा है कि वो शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों में संसद आने के बजाय पार्टी की ओर से सौंपे गए काम करें। आपको ये भी बता दें कि संसद सत्र का समापन 23 दिसंबर को होना है और अभी सत्र खत्म होने में 2 हफ्तों का वक्त बचा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी सांसद सोमवार से सदन में दिखाई नहीं देंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पार्टी ने सांसदों को दी है कि चुनाव को लेकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दें। हर राज्य के लिए मंत्री सांसदों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे सांसद, उसके बजाय जो काम उन्हें दिया गया है, जो जिम्मेदारी सांसदों और मंत्रियों को दी गई है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, संसद का जो सत्र है वो 23 दिसंबर को समापन होगा, यानी कि 2 हफ्ते का वक्त अभी और बचा है। ऐसे में ये अब माना जा सकता है कि बीजेपी सांसद सोमवार से सदन में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सांसदों को दे दी है। और अब देखिए राज्य की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के 16 में उमिया धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। 1500 करोड़ रुपए की लागत से कड़वा पाटीदार समुदाय की कुलदेवी उमिया माता के मंदिर का निर्माण होना है। आज से शिलान्यास समारोह उत्सव मनाया जा रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को पीएम मोदी वर्चुअली समारोह में शिरकत करेंगे। कड़वा पाटीदार समुदाय की कुलदेवी उमिया माता का मंदिर 74,000 वर्ग गज भूमि पर तैयार किया जाएगा। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को डिजिटल माध्यम से शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा आज शाह कई परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से बने 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज और जल वितरण स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा शहरी विकास प्राधिकरण की एक किफायती आवास परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। मेरठ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 25,000 बूथों के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। इस सम्मेलन में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तीनों मंडलों के बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ होंगे। किसान आंदोलन की तपिश से जलते पश्चिमी यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन के गणित को कैसे बिगाड़ा जाए, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ से लेकर संगठन स्तर के नेताओं को संबोधित करेंगे। उधर अयोध्या में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान युवाओं से संवाद करेंगे और केंद्र राज्य सरकार की ओर से किए गए कामों को जनता को बताएंगे। पश्चिमी यूपी में वोटरों को साधने के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। हापुड़ में आज बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसके लिए बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तैयारी की है। रामलीला मैदान में नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ के सर्व समाज के हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने का पार्टी दावा कर रही है। रैली के जरिए बीएसपी का मकसद मेरठ मंडल के मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाना है। रैली से पहले बीएसपी ने कांग्रेस और बीजेपी पर हल्ला बोला है। बीएसपी का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति करती है, बल्कि बीएसपी सर्व समाज की बात करती है। बीएसपी रोजगार और विकास के मुद्दे पर 2022 के सियासी रण में जनता के बीच जा रही है। प्रदेश की सभी 403 सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और उन्हें जनता का आशीर्वाद है। निश्चित तौर पर पार्टी जीत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 4 साल बाद फिर से सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म का रंग बदलने का फैसला लिया है। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए छात्र हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे भूरे रंग की पैंट पहनेंगे। वहीं छात्राएं हल्के नीले रंग की शर्ट कुर्ता और गहरे भूरे रंग की सलवार स्कर्ट पहनेंगी। बीजेपी ने गहलोत सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है।
प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने महामारी के दौर में 77 लाख अभिभावकों पर स्कूल ड्रेस बदलने का आर्थिक भार डालने की घोषणा की है, जो कहीं से सही नहीं है। बीजेपी के इस आरोपों को स्कूल शिक्षा मंत्री ने तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि स्कूल की वर्दी बदलने का फैसला 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर लिया गया है। इस पर सियासत करना सही नहीं है। 1ली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को राज्य सरकार मुफ्त में यूनिफॉर्म मुहैया कराएगी। 4 साल पहले बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने भी स्कूलों की ड्रेस में बदलाव किए थे। हरियाणा में सार्वजनिक जगहों पर अब खुले में नमाज नहीं होगी। खुले में नमाज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने साफ किया है कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा बिल्कुल भी सही नहीं है। सीएम खट्टर ने जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि मुस्लिम काउंसिल के साथ बैठक कर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था की जाए। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक जिन 37 जगहों को खुले में नमाज के लिए चिन्हित किया गया था, उन तमाम जगहों की परमिशन रद्द कर दी गई है। गुरुग्राम में पिछले 3 महीने से खुले में नमाज को लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा था। गुरुग्राम में सबसे पहले 2018 में खुले में नमाज का विरोध शुरू हुआ। विरोध के बावजूद जिला प्रशासन ने 37 स्थानों पर खुले में नमाज की सहमति दी थी, जिन्हें अब मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद वापस ले लिया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में नमाज को लेकर किसी भी तरह का तनाव नहीं होने दिया जाएगा। तो बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको देश दुनिया की हर एक खबर दिखाई थी, जिसमें ओमाइक्रॉन से लेकर के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं और साथ ही ओमाइक्रॉन को लेकर के क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने बुलेटिन के अगले सेगमेंट में आपको दिखाया राज्य की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी, और अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबर। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। अगर अब आपको लोन लेने की जरूरत है तो इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब आप SBI के मोबाइल एप्लीकेशन से SBI योनो की मदद से घर बैठे बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। लोन लेने की पूरी प्रोसेस डिजिटल है। दरअसल फेस्टिवल ऑफर के तहत भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने 31 जनवरी 2022 तक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी है। अगर आपको भी लोन की जरूरत है तो अपने मोबाइल से मैसेज बॉक्स में जाकर PAPL टाइप करें, स्पेस देकर अपने अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट टाइप कर 567676 पर भेज दें। अगले 24 घंटे में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप भी एक से ज्यादा सिम कार्ड रखते हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है, क्योंकि दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया है, जिसके तहत 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले यूजर्स को सभी सिम का वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सिम को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम, त्रिपुरा के अलावा बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में सिम रखने की लिमिट 6 रखी गई है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि मोबाइल कनेक्शन ग्राहकों के पास मंजूरी से ज्यादा सिम कार्ड मिलने पर उन्हें ये सुविधा दी जाएगी कि वो जिस सिम को यूज करना चाहे उसे जारी रखें और बाकियों को बंद करा दें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 318 पदों की भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए आवेदन शुरू हो गया है और आखिरी तारीख 28 दिसंबर रखी गई है। आवेदन करने वालों की उम्र 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। इसके पहले UKPSC की ओर से अगस्त में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तब 224 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। अब इन्हीं पदों को 318 कर दिया गया है। पहले जो उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू ईयर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। भारतीय रेलवे ने शानदार टूर पैकेज निकाला है, जिसके तहत आपको 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे। इसी के साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी यात्रा कर सकेंगे। पैकेज का नाम 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा रखा गया है। टूर 13 दिन और 12 रातों का होगा। ट्रेन 4 जनवरी 2022 को गोरखपुर से रवाना होगी। इस दौरान यात्री देवरिया सदर, बेलथरा रोड, मऊ, वाराणसी, भदोही, झांगई, प्रयागराज, संगम, प्रतापगढ़, गौरीगंज, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी से बोर्डिंग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आज दोपहर 1 बजे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी इस काम में तेजी लाई और जो काम 40 साल में नहीं हुआ था वो 4 साल में पूरा किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल के लिए ये एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चुनाव के लिहाज से भी इस उद्घाटन को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के किसानों को सरयू नहर की सौगात देंगे। बलरामपुर में पीएम मोदी जैसे ही सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, वैसे ही राप्ती बैराज से सरयू नहर में पानी छोड़ा जाएगा। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सरयू नहर के उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नहर के जरिए पूर्वांचल के जिन 9 जिलों में पानी पहुंचेगा, उनमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर जिले शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सरयू नहर परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी और 6200 गांवों के करीब 29 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। किसान नहर के शुरू होने की खबर से खुश हैं। विकास होगा, पानी चालू होगा तो किसान को गेहूं धान का फसल में पानी जाएगा तो वही फायदा मिलेगा। हम लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा, किसानों को, और फसलों का मतलब सिंचाई होगा, हरा भरा हो जाएगा। फसल की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा और नहर साफ सुथरा रहेगी और नहर पे जो रोड बनाया जा रहा है उससे हम लोगों को आने जाने में थोड़ा सहूलियत मिलेगा और दूरी भी कम हो जाएगी। दूर से घूम करके आना पड़ता था और डायरेक्ट नहर के रास्ते हम लोग अपने खेत में और छोटे कस्बे में पहुंच जाएंगे। सरयू नहर के जरिए खेतों में पानी पहुंचाने की कोशिश किसी भागीरथी प्रयास से कम नहीं थी। प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने और खत्म होने में 43 साल लग गए। पिछले 4 साल में मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार ने जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया, उसी का नतीजा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाया। सरयू नहर परियोजना का काम 1978 में शुरू हुआ। लगातार बजट नहीं मिलने, संबंधित विभागों में समन्वय की कमी के चलते प्रोजेक्ट में देरी होती रही। 2016 में इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाया गया। लक्ष्य रखा गया कि सरयू नहर प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा किया जाएगा। नई नहरों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया। पूरे प्रोजेक्ट में 9800 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनमें से 4600 करोड़ रुपए तो पिछले 4 साल में ही आवंटित किए गए। यानी जो काम बीते 40 साल में नहीं हुआ, उसे 4 साल में पूरा किया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के जरिए घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदियों को आपस में जोड़ा गया है। सरयू नहर परियोजना में मुख्य नहर 318 किलोमीटर लंबी है, जबकि मुख्य नहर से जुड़ी लिंक नहरों की कुल लंबाई 6600 किलोमीटर है। सरयू नहर का उद्घाटन यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। इस चुनाव में पूर्वांचल बीजेपी के लिए बेहद अहम है। बीजेपी यहां अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। प्रधानमंत्री बलरामपुर में होंगे तो बलरामपुर का चुनावी गणित भी बताते चलें। 2017 में जिले की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बलरामपुर सदर की सुरक्षित सीट से विधायक बने पलटूराम को सितंबर में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मंत्री बनाया गया। इसके पीछे मकसद दलित वोटों को साधने का था। बीजेपी ने हाल ही में पूर्वांचल को लेकर कई अहम काम किए हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बीजेपी भी जानती है कि लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। ये दिलचस्प बात है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी लखनऊ को जोड़ता है और अब खेतों में पानी पहुंचाकर बीजेपी किसानों के गुस्से पर भी पानी डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत।